Hello everyone, once again welcome you all on our channel EduMust and we are doing the MCQ series। हमने इससे पहले भी MCQ के क्वेश्चंस किए हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस जो है MCQ बेस्ड प्रैक्टिस आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर यस 2-3 डेज का जो डिले हो गया है ड्यू टू सम रीजन एंड आई होप यू विल तब तक आपने अपनी पढ़ाई करी होगी। और स्टार्ट कर देते हैं। आज हम जो अपने एमसीक्यू सीरीज में है, आज आपके पास 30+ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर आज देखने को 30+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड so that I can pick a good colorful. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सीरीज। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मास्टर कैडर की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बहुत सी क्लासेस जो है लिटरेचर के लिए आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उनको वीडियो और प्लेलिस्ट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर एनी एग्जाम, यूजीसी, for any upcoming exam of yours like GIC, LT grade एंड लेक्चर एग्जाम, मेरिटोरियस एग्जाम, किसी भी एग्जाम को आप अप्रोच कर रहे हैं तो ये आपके लिए मस्ट वॉच सीरीज है। एक ही क्वेश्चन से जो है हम बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर मेरे को याद आते रहेंगे तो आपसे मैं अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे पुट करती रहूंगी। आप उसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए आप बहुत से जो है बैच खरीदते हैं, ऑल करते हैं, तो आप क्यों ही अपना पैसे वेस्ट करेंगे। तो आप बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ में यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सीरीज। अलेक्जेंडर पोप के ऊपर पहले क्वेश्चन है, द रेप ऑफ द लॉ इज अ पैरोडी ऑफ विच एपिक पॉइंट। देखिए, रूल्स यहाँ पर ये है कि आप 1 सेकेंड का पोज लेंगे, ऑप्शंस को फटाफट से रीड करेंगे और आंसर अपना लगाने की कोशिश करेंगे और फिर आपको सही आंसर मेरे द्वारा बताया जाएगा तो आप उसको वहां से टिक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का कह रहा है कि किस जो है एपिक पॉइंट की ये पैरोडी है। आपको पता है पॉप का जो पीरियड है, लेकिन पहले उससे बाद में डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन ओडिसी, इलियड, पैराडाइज लॉस्ट, द एनियड। आपने अपना आंसर सोचना है और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपने आंसर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि हमने पढ़ा था पॉप का जन्म जो है बर्थ पीरियड कौन सा है। इसका आप बर्थ डेट बता सकते हो पॉप का? तो 1688 ये है पॉप का बर्थ पीरियड। और हमने पिछले सीरीज में शायद किया भी है, तो 1744 जो है इनका जो है आप इनका डेथ ईयर है। तो ये सबसे पहले आपको पता नहीं 1688 में और क्या क्या हुआ है, ये भी पॉइंट्स आपको अच्छे से रिमेम्बर होने चाहिए। ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, ये आपका नेक्स्ट, ए फॉर अलेक्जेंडर पोप, ए फॉर ऑगस्टन एज, एंड ही बिलोंग्स टू दी ऑगस्टन एज। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, किंग ऑगस्टन एज। इनका पहला वर्क कौन सा था, ये भी आपको जरूर से रिमेम्बर होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पहला और जो लास्ट रहता है हमारे पास में, फर्स्ट और लास्ट वर्क किसी भी राइटर का आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्क इनका कौन सा था, आप रिमेम्बर कर पा रहे हैं उसको? पेस्टोरल। फर्स्ट वर्क इज पेस्टोरल। ठीक है, और इन्होंने ऐसे ऑन मैन लिखा है, एपिस्टल्स लिखे हैं, डंसियार्ड लिखा है ना, रेप ऑफ द लॉक वन ऑफ द फेमस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस, तो इसका आंसर रहेगा इलियड। ये पैरोडी है ऑफ विच एपिक पोएम? तो ये इलियड की जो है
पैरिडी है, ठीक है। रेप ऑफ द जो अपने लोग थे उन्होंने क्या कौन से वर्क्स को और भी है जो लिखे हैं, इनमें से किसके ऊपर और भी वर्क उन्होंने लिखा है, आप ये रिमेम्बर कर पा रहे होंगे तो बताएं आंसर इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा इलियट से जो है इन्होंने पैरोडी की है इस वर्क की। और जो एनियड है ये वर्क किसका लिखा हुआ है, द एनियड इज अ वर्क ऑफ वर्जिल। एनियड इज अ वर्क ऑफ वर्जिल। पैराडाइज लॉस्ट इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। एंड इन विच ईयर, आपको ईयर रिमेम्बर होना चाहिए। पैराडाइज रिगेन्ड हमने प्रीवियस ईयर किया था तो आपने देखा होगा वहां पर कि पैराडाइज रिगेन्ड किसका वर्क था। तो पैराडाइज रीगेंड जो वर्क था वो भी इन्हीं का था, उसका ईयर क्या था। अगर आपको इसका ईयर याद होगा तो आपको साथ में ही इसका भी ईयर याद करना है, पैराडाइज रीगेंड का भी, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट का ईयर आप याद करोगे, पैराडाइज रीगेंड का भी ईयर आप याद करोगे। सो नेक्स्ट इज विच लिटरेरी फॉर्म इज एन एसे ऑन मैन। एसे ऑन मैन आपने हमने पढ़ा था कि एसे ऑन मैन, आपने पॉप के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है आपने वो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एसे ऑन मैन लिखा है उन्होंने, उसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन बताए हैं मैन के विद इन नेचर, इस तरह करके। तो उन्होंने 4 रिलेशन बताए हैं, आपको वो भी पता नहीं चाहिए, आपको ईयर पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये एपिक है, क्या ये सटायर है, ये एक फिलोसफिकल पोएम है, या फिर एक पिस्टोरल है। सो आंसर आपने अब तक आई थिंक लगा लिया होगा, क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि इनके रिलेशन बता रहा है, मैन का रिलेशन बता रहा है विद नेचर, विद द अदर थिंग्स, गॉड, विद मैन टू मैन एंड ऑल्सो। सो ये किसी चीज के ऊपर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं। सो दिस इज अ फिलोसफिकल पॉइंट। द राइट आंसर इज फिलोसफिकल पॉइंट। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं विद द एक्स्ट्रा नॉलेज ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉप कोलैबोरेटेड विद whom on 3 hours after marriage। तो पॉप ने किसके साथ में कोलैबोरेट किया है 3 hours आफ्टर मैरिज में। तो आपको इसका आंसर 3 hours आफ्टर मैरिज, ये कैसा वर्क है पहले तो आप ये समझेंगे कि ये कैसा वर्क है। यस, इट इज अ कॉमेडी, कॉमेडिक प्ले है ये कॉमेडिक वर्क है इनका, ठीक है। और इसमें इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ में, स्विफ्ट के साथ में, गे के साथ में, ड्राइडन के साथ में, या जॉनसन के साथ में। विद होम ऑन 3 आफ्टर्स, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो समझने वाली यहाँ पर ये है कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि पॉप ने ड्राइडन के साथ में कुछ भी कोलैबोरेट किया है, तो ये बात तो बिल्कुल झूठ है, ठीक है। जॉनसन के साथ में भी हमने पॉप का कोई रिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा है। तो बचे दो, स्विफ्ट या फिर गे। यहाँ से हमने एलिमिनेशन ट्रिक जो है अभी सीखी। अब इनका जो है इसमें इन्होंने गे के साथ में जो है कोलैबोरेट किया था। तो राइट आंसर इज जॉन गे। जॉन गे के साथ में इन्होंने कोलैबोरेट किया था। और इनका इसमें साथ में 3 जो थे लोग थे इसमें, जो एडिशनल थे, जॉन गे, अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन आर्बथनॉट। जॉन आर्बथनॉट जो है ये भी इनके साथ में कोलैबोरेट थे इस वर्क में। ये कॉमेडिक प्ले था, सटायरिकल वर्क था, सटायर था किसी के ऊपर में, किसके ऊपर में, मैरिज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से ये वर्क है, थोड़ा सा आप इसको देखेंगे। एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा था, ऐसे ऑन मैन का ईयर आप बताइए। इसको अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तब तक देखते हैं। और आई होप आपको ये सब जो टर्म्स हैं ये क्लियर होंगी। एपिक क्या होता है, सटायर क्या होता है, पेस्टोरल, आपको ये सारे पॉइंट आई होप क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज बेलिंडा इन द रेप ऑफ द लॉक बेस्ड ऑन। बेलिंडा जो है रेप ऑफ द लॉक में वो किसके ऊपर बेस्ड थी, क्वीन एन के ऊपर, एरबेला फार्मर, लेडी मैरी वॉटली मॉन्टेग, या लेडी मॉन्टेग। सो आपने आंसर अपना यहाँ पर अभी तक लगा लिया होगा। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यस, सो हमने ये मेरी जो क्लास थी रेप ऑफ द लॉक वाली जो पॉप के ऊपर हमने किया था, हमने वहां पे पढ़ा था कि ये बेस था रियल लाइफ कैरेक्टर एराबेला फार्मर जो है, इनका जब एक फंक्शन हुआ था तो इनका जो डिस्प्यूट हो गया था उसके ऊपर ये पूरा जो है
जो फाइट थी, जो रेप ऑफ द लॉक उन्होंने लिखी, तो उसके ऊपर पूरा बेस्ड था। एराबेला फार्मर थी जिसकी लॉक कट हुई थी। सो ये एक कैरेक्टर था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट ट्रू अबाउट द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक नॉट ट्रू बताना है। सो इट इज रिटन heroic couplet. It is a mock heroic epic. It was first published in 1712 in 2 cantos. Pope added a 5th canto originally. Okay. सो अगर फिफ्थ कैंटो जो है ऐड हुआ है, तो वो किसके ऊपर था, किसके? क्योंकि देखिए, आपने पहले इन्होंने 1712 में किया था, फिर 1714 में समथिंग, है ना, फिर 1715 में हुआ था। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऐड हुआ, ये सब आपको पता नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 2 कैंटोस आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 कैंटोस और ऐड हुए थे। यहाँ पर क्लैरिसा की स्पीच जो है, क्लैरिसा की स्पीच ऐड हुई थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिसा की स्पीच जो है ऐड हुई थी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। आप रेप ऑफ द लॉक का जो है ईयर भी बता सकते हो। सो इसी के साथ में आपने यहाँ पे आंसर आई होप लगा लिया होगा। सो 5th कैंटो ऐड हुआ क्लैरिस का स्पीच, ये करेक्ट है। 2 कैंटो 1712 में आए थे, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। मोक हीरोइक एपिक है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मोक हीरोइक एपिक ही पोएम ही है। और इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, नो, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये जो है रेप ऑफ द लॉक किस ईयर में सबसे पहले आया था? तो 1712 में। और एक और जो क्वेश्चन था ऊपर, एसे ऑन मैन। एसे ऑन मैन जो है वो किस ईयर में लिखा गया है, अगर आप रिमेम्बर कर पा रहे हैं तो? एसे ऑन मैन, एसे ऑन मैन जो है वो 1734 में लिखा गया है। ये एक फिलोसफिकल पोइम है। और इसमें जो है यूनिवर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। यूनिवर्स के साथ में मैन का रिलेशन, मैन का रिलेशन गॉड के साथ में, और मैन का रिलेशन जो है मैन के साथ में भी उन्होंने एक्सप्लोर करने की यहाँ पर कोशिश करी है, ठीक है। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर बात की है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं अभी। यहाँ पे बहुत आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक द वीडियो ऑल्सो। इन विच नाउ मिल्टन, यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है मिल्टन के ऊपर में स्टार्ट हो गए। लास्ट जो वीडियो थी हमारी मिल्टन की, आई होप आपने देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। फुली डिटेल्ड वीडियो है, वो चेकआउट कर लीजिए। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज द फॉल ऑफ मैन अकर? अच्छा, तो पैराडाइज लॉस्ट में जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा होता है? ये आपको पता ही होगा, फर्स्ट कैरेक्टर वहां पे कौन बोलता है सबसे पहले? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो अभी नहीं पूछते हैं। और वो जगह कौन सी थी जहां पर वो सब इकट्ठे होके सभा करते हैं शैतान लोग? सो फॉल ऑफ मैन अकर इन विच, जहां पर जो है पूरा जो है इंसान का जो डाउनफॉल दिखाया गया है, जो एडम और ईव का जो मेन कैरेक्टर है। तो बुक 1 में, बुक 4 में, बुक आपको ना ऐसे कर लेना, आप एक समरी बनाना। बुक 1 में क्या क्या इवेंट हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो बनाइएगा। बुक 2 में क्या हुआ है इवेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, आप ऐसे करके ना इसकी समरी बनाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो इसमें कौन सा जो है जो है कौन सा जो है आपको निम्फ, या फिर कह लीजिए गॉड कैरेक्टर, या फिर मतलब कोई भी, अगर आपको ऐसे एंजल टाइप कोई भी देखने को मिल रहा है, तो आप वो भी लिखोगे, ठीक है। So यहाँ पर yes answer is book 9. Book 9 is very very important because in this book we have so we will the occurrence of fall of man happen. So next question is who is, आप मुझे बताओगे कमेंट में कि बुक 1 में क्या हुआ, बुक 4 में क्या हुआ, और बुक 12 में क्या हुआ, और इनिशियली इन्होंने कितने जो है यहाँ पर जो है बुक्स लिखी थी, फिर कितनी ऐड की, वो सब पॉइंट भी आई होप आपको अच्छे तरह से रिमेम्बर होंगे। नहीं रिमेम्बर है तो फिर से अपने जो है चेकआउट कीजिए, ठीक है। अपने नोट्स को आपको रिवाइज करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता सकती हूँ, तो आप
पैराडाइज लॉस्ट पहली बात तो कब आई, ये आई थिंक आपसे क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं नहीं। तो लेकिन पैराडाइज लॉस्ट जो है आप देखेंगे सबसे पहले कब आई, 1667 में, ठीक है, 1667 में। और ये बहुत ही उन्होंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़ी सी एक लिखने वाला हूँ पैराडाइज लॉस्ट, तो उन्होंने ये विचार से लिखा। और इसमें मैंस डिसओबीडियंस, मैन की डिसओबीडियंस जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, मैन की डिसओबीडियंस यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। पैराडाइज रिगेन्ड, मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था, यस। तो 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड जो है इन्होंने लिखी, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे पेपर में, ठीक है। इन्होंने इनिशियली जो है इसमें 10 बुक्स लिखी थी पैराडाइज लोस्ट की, और फिर इन्होंने 2 ऐड करी थी बाद में, तो एक्सटेंड किया था, जिसमें इन्होंने मैन के डिसओबीडियंस की बात की थी बेसिकली। थीम इस पूरे वर्क की थी जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि मैन जो, क्योंकि वो देखिए आपने पढ़ा होगा कि वो खुद भी अंधे हो गए थे, है ना, तो वो इस वर्क के थ्रू जस्टिफाई कर रहे हैं भगवान के जो भी तरीके हैं इंसानों के प्रति, उन सबको, तो यहाँ पर वही दिखाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर देंगे, मैन मिल्टन क्यों, कौन सबसे पहले यहाँ पर हु इज द कैरेक्टर टू स्पीक इन पैराडाइज लॉस्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर सैटर्न जो है, सैटर्न सबसे पहले स्पीक करता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले सैटर्न जो है वो उठता है और अपने आप को वो जो है वहां पर हेल में अपने आप को पाते हैं। बहुत सारे उसके साथी हैं जो लोग है ना, बेल्जिबब जो भी हैं, वो सबके साथ में वो अपने आप को पाता है कि वो पेंडेमोनियम जहां पर वो सभा करते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पर वो अपने आप को पाते हैं सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सो ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है, तो आपको आता ही होगा 1667, और 1671 में क्या हुआ था, पैराडाइज रिगेन्ड आई थी, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटेड पर्पस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन इट्स ओपनिंग लाइंस, ये भी हमने अभी क्वेश्चन कर लिया है, फिर भी आप इसके ऑप्शंस देख लीजिए। टू ग्लोरीफाई सैटन्स करेज, टू एक्सप्लेन नेचुरल फेनोमेना, to justify the ways of God to man, to depict Adam and Eve's love. So इसका आंसर सही है, justify the ways of God to man. Next question, who volunteers to sacrifice himself for mankind in Paradise Lost? Paradise Lost में क्यों, कौन सा वो है जो voluntarily अपने आप को sacrifice करता है mankind के लिए, तो वो थे एडम, माइकल, गैब्रियल और सन, द सन क्राइस्ट। सो द राइट आंसर इज सन क्राइस्ट, क्राइस्ट कहते हैं तभी वो कहते हैं ना, जो उनका क्रूसिफिकेशन दिखाया जाता है, दैट इज उसको यहाँ पर जो है इलेबोरेट करने की कोशिश की गई है कि सन जो थे, क्राइस्ट जो थे, उन्होंने अपने आप को वॉलंटरली सैक्रिफाइस किया इस मैनकाइंड के लिए। हु इज नोन एज द फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, यहाँ से हमारे ड्राइडन स्टार्ट होते हैं। सो अपने ड्राइडन को भी हमने कवर कर रखा है, आप वहां से उसको रिवाइज कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट थे इंग्लैंड के जॉन ड्राइडन, यस। लेकिन बेन जॉनसन कौन थे फिर, अनऑफिशियल, बेन जॉनसन इज अनऑफिशियल पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, एंड अलेक्जेंडर पोप को ऐसा कुछ नहीं है, विलियम डेवनेंट को भी ऐसा कुछ नहीं थी कोई भी पोस्ट, ठीक है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइडन्स लिटरेरी पीरियड इज ऑफन रेफर टू एज, जो लिटरेरी पीरियड था ड्राइडन का, उसको और भी क्या जो है कहा जाता है, तो ड्राइडन का जो लिटरेरी पीरियड है, एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन एज, रोमांटिक या फिर विक्टोरियन। पॉप की एज को क्या बोला जाता है, पॉप की यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पॉप की एज को क्या बोलोगे फिर आप, यस एलिजाबेथन एज शेक्सपियर यहाँ पे बहुत फेमस थे, ठीक है, शेक्सपियर और बेन जॉनसन जो है फेमस थे। रोमांटिक एज में आपको वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, ये सब राइटर, शैली, ये सब देखने को मिल जाते हैं। विक्टोरियन में आपको थॉमस हार्डी, डिकेंस, ठीक है, ब्रॉन्टे सिस्टर, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। और रिस्टोरेशन एज तो बचा रिस्टोरेशन एज, तो रिस्टोरेशन इज द राइट आंसर। राइडर यहाँ पर रिस्टोरेशन इज इनको ही रेफर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सटायरिकल वर्क बाय ड्राइडन, ड्राइडन का सटायरिकल वर्क यहाँ पर कौन सा है,
रेप ऑफ द लॉक, जो डी ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो पोप का वर्क है। डंसियड इज ऑल्सो पॉप्स वर्क, ठीक है। हुडीब्रास भी नहीं आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा एब्सलम एंड एचिटोफेल। एब्सलम एंड एचिटोफेल का आप ईयर बताएंगे, ईयर आप इसका बताओगे, और इसको अच्छे से रिमेम्बर करके रखना है, इसमें कौन से कैरेक्टर हैं, कौन सी स्टोरी है, आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो वीडियो को चेकआउट, जो हमारी ड्राइडन वाली वीडियो है, आप उसको जाके फुल वीडियो, डिटेल वीडियो को चेकआउट कीजिए जाके। ड्राइडन ट्रांसलेटेड विच क्लासिकल ऑथर एक्सटेंसिवली। ड्राइडन ने किस क्लासिकल ऑथर को जो है ट्रांसलेट किया ज्यादा? होमर को, वर्जिल को, होरेस को, स्फिक्लिस को। सो ये हमारे सारे जो हैं बहुत ही फेमस जो हैं, जो हमने प्री एलिजाबेथ एज पीरियड में हम जो ग्रीको रशियन रोमन जो हमारा पीरियड रहता है, हमने कवर भी किया हुआ है, वहां से थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो जाकर। सो ड्राइडन यहाँ पर फैन है वर्जिल के, और इन्होंने वर्जिल को बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर बहुत ही प्रेस किया है, ठीक है। सो इसको ये ट्रांसलेट किया है इन्होंने ज्यादातर। ड्राइडन्स क्रिटिकल एसे, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी वाज पब्लिश्ड इन, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी वाज पब्लिश्ड इन। तो कब ये पब्लिश हुआ? 1667, 68, 71 और 1688। और इसी के साथ में आप ये भी बहुत ही इनका क्रिटिकल वर्क है, ऑल्दो मैं आपको इतना बता दूं, तो ये क्रिटिकल वर्क है, और ठीक है, ये फर्स्ट क्रिटिकल वर्क भी आप इसको बोल लो चाहे तो। वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क ऑफ हिज, वहां से बहुत क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 मिनट का समय लीजिए और पूरा इसको रिवाइज कीजिए अपने दिमाग में, बिकॉज इट इज अ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ड्राइडन। आई होप आपने अब तक लगा लिया होगा आंसर। 1668, 668, ठीक है। 1668 में जो है जॉन ड्राइडन का ये वर्क आया, क्रिटिकल वर्क है, मैंने आपको बताया। इसमें इनके जो है फोर स्पीकर्स हैं। तो ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में तो वो कौन से हैं? ऑफ कोर्स नॉट मिल्टन, यहाँ से कट हो गया। नॉट शेक्सपियर, शेक्सपियर की बात की है पर स्पीकर नहीं है वो, ठीक है। तो ड्राइडन है यहाँ पर हिमसेल्फ, मिल्टन नहीं है, तो आंसर बचा ये। तो हमने पढ़ा भी हुआ है, यूजीनियस, प्राइड्स, लिसिडियस, निएंडर, ये चारों थे, आपको पता होगा। तो यहाँ पर ड्राइडन हिमसेल्फ इज द निएंडर, ड्राइडन हिमसेल्फ इज द निएंडर एंड इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। ये इंग्लिश को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं फ्रेंच की, मॉडर्न वर्सेस फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश वर्सेस एंशियंट। सो ये सब चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। और आप इसको बोल सकते हो कि न्यू क्लासिकल पीरियड में ये बात हो रही है। और हमने क्या पढ़ा था? रिस्टोरेशन, किसकी रिस्टोरेशन? किंग चार्ल्स, आफ्टर दी जॉन, आफ्टर क्रॉमवेल्स डेथ, आफ्टर क्रॉमवेल्स डेथ, किंग जो चार्ल्स का जो वन का जो बेटा था, उसने रिस्टोर किया था मोनार्की को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। तो ये सब बात आपको एंशियंट मॉडर्न की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं, एंशियंट मॉडर्न की बात हो रही है। एंशियंट की बात कौन कर रहा है? एंशियंट की बात यहाँ पर कौन कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यूजिनिस है, ठीक है, वो मॉडर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। जो क्राइट्स है वो एंशियंट को जो है, एंशियंट की बात कर रहा है, एंशियंट सी, क्राइट्स सी, ठीक है। यूजिनिस और मॉडर्न, यूजिनिस और मॉडर्न। लिसिडियस जो है वो फ्रेंच को यहाँ पर, इतने पॉइंट देखिए, इतने तो बेसिक पॉइंट आपको पता ही होने चाहिए। ये फ्रेंच को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इतने बेसिक पॉइंट तो पक्का से पता होने चाहिए, ठीक है। निएंडर जो है वो ड्राइडन को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है।
ये जो पूरा वर्क है वो ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। ये जो पूरा वर्क है ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, इतनी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्राइडन स्मोक हीरोइक पोएम मैक फ्लैक्नो इज डायरेक्टेड अगेंस्ट। मैक फ्लैक्नो इज अ वर्क, जो कि मैंने आपको बताया भी था, हमने पढ़ा था उसमें कि जो एक बहुत ही अच्छा राइटर था उसने अपनी जो गद्दी है वो किसको सौंप दी थी। तो उनके राइवलरी को, ड्राइडन की जो राइवलरी थे थॉमस शेडवल को उन्होंने कर दी थी। तो ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, इन्होंने पॉप के अगेंस्ट कुछ भी ऐसी बात नहीं की है, जॉनसन के अगेंस्ट भी इन्होंने कुछ नहीं बोला है। एडमंड वेलर के बारे में हमें नहीं पता, तो हम थोड़ा सा तुक्का अगर लगाना चाहेंगे तो शेडवल और एडमंड वेलर के बीच में फंस सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बात इन्होंने, आप अगर ड्राइडन को पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि शेडवल के अगेंस्ट इन्होंने बहुत सी बात करी है। तो हम इजी सा जो है अपना ऑप्शन थॉमस शेडवल को चूज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्राइडन इज ऑफन कॉल्ड, Dryden is often called the father of English satire, the father of English poetry, the father of English comedy. ठीक है, the father of English romanticism. So आपको बताइए इसका राइट करेक्ट आंसर क्या हो। इंग्लिश, इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ तक तो सब सेम है, आपको बस देखना सटायर, पोइट्री, कॉमेडी, रोमांटिसिज्म। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाट, तो आप वो भी थोड़ा सा सोचिएगा। इंग्लिश क्रिटिसिज्म के तो हैं, ठीक है ना, लेकिन इनमें से क्रिटिसिज्म के तो हमने पढ़ लिया ना, तो इसमें से आप बताओ कि अभी क्या हो सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश सटायर, द फादर ऑफ इंग्लिश सटायर आप बोल सकते, सटायर उन्होंने बहुत से लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेन जॉनसन, अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, बेन जॉनसन। ओके, बिलोंग टू विच लिटरेरी पीरियड, हमने ऊपर ही कर लिया था वैसे तो, फिर भी आप एलिजाबेथ, जैकोबियन, रिस्टोरेशन या विक्टोरियन। I hope you have marked your answer. So the right answer is Elizabeth. So Elizabeth शेक्सपियर एज में जो बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन जो नेक्स्ट पीरियड तक भी जाते हैं, जैकोबियन पे भी जा रहे हैं, लेकिन ये एलिजाबेथन पीरियड में भी थे। तो लेकिन हम ज्यादातर इनको जो रखते हैं वो जैकोबियन एज में रखते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम जो रखते हैं वो जैकोबियन एज में रखते हैं। विच प्ले बाय बेन जॉनसन कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस, इनका मास्टरपीस किस को आप बोल सकते हो। Alchemist, Bartholomew Fear, Every Man in His Humor, Walpole, वॉलपोन बोल दीजिए चाहे तो। सो मास्टर पीस जो है इनका वॉलपोन है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेन जॉनसन फ्रेंड एंड राइवल, तो कौन उनका फ्रेंड भी था और राइवल भी था, अच्छे भी उनको लगते थे और उनको बुरे भी बहुत लगते हैं। फ्रांसिस बैकन, विलियम शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन, थॉमस टेकर। आप बताइए इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आप बताइए कि और उस जो है राइटर ने इनके जो एक प्ले है उसमें भी वर्क किया है, तो वो कौन सा प्ले है जिसमें वर्क किया वो भी आप बताओगे। यस, करेक्ट आंसर इज विलियम शेक्सपियर। तो कौन से वर्क में इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने काम किया है वो भी आप बताओगे। यहीं पर आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज की है, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। यस, आंसर इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में जो है शेक्सपियर ने जो है वर्क किया है। ठीक है, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है 1598, बेन जॉनसन को भी हमने कवर कर रखा है, वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपने अभी तक कवर नहीं की है तो। सो वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हो। 1598 में जो है ये आया था वर्क, और शेक्सपियर ने इसमें वर्क भी किया था एज ए द रोल ऑफ द फादर। ही प्लेड द रोल ऑफ द फादर इन दैट प्ले। एंड अगर आप बात करेंगे शेक्सपियर के वर्क, वोलपोन की,
तो आपको क्या रिमेम्बर कर पा रहे हो उस वर्क को शेक्सपियर के, कि उसमें कौन से जो है कैरेक्टर थे? तो जो वॉलपॉन वर्क है ना, ये जो है 1605 टू 1606 के आसपास में लिखा गया। ये कॉमेडी है, सिटी कॉमेडी है बेसिकली, और इसमें ग्रीड और लस्ट जो है आपकी मेन थीम बनती है, हिपोक्रेसी, है ना, ये सब आपकी इसमें मेन थीम बन जाती है। और इसकी कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से जो है रिमेम्बर होने चाहिए। कैरेक्टर में वॉलपॉन है, जो कि फॉक्स की तरह ग्रीडी, एक रिच ग्रीडी मैन यहाँ पे दिखाया गया है। सिटी का नाम है वेनेटियन सिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वेनेटियन सिटी जो यहाँ पर है, वो सिटी है यहाँ पर वेनेटियन। और फोक्स, वॉलपॉन जो है वो एक फोक्स की तरह है, ग्रेडी है, ठीक है। यहाँ पर एक कैरेक्टर है मोस्को। मोस्को इज द फ्लाई, फ्लाई के साथ में इसको रिप्रेजेंट, ये एक सर्वेंट है, इसको फ्लाई के साथ में रिप्रेजेंट किया गया है, फ्लाई मतलब मक्खी की तरह, है ना। इसमें है वॉल्टर, वॉल्टर इज द वल्चर, वॉल्टर इज द वल्चर, ठीक है। ये क्या है, एक लॉयर है, ये एक लॉयर है, ठीक है, वोल्टर, यस। और इसमें है जो कॉर्विनियो, कॉर्विनो, ये क्रो है, क्रो की तरह इसकी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल जो पर्सनैलिटी है ना वही वही उसी तरह से नाम रखने की। ये एक मर्चेंट है, ठीक है, ये एक मर्चेंट है। सर पॉलिटिकल वुड भी, इसमें भी एक कैरेक्टर है, लेडी वुड भी है, ठीक है। सो ये सब इसमें जो है, सिलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सिलिया, जो एक अच्छी लेडी है जिसको आप बोल सकते हो। ये किसकी वाइफ है, कॉर्विनो की वाइफ है। और कॉर्विनो इसको मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि इसको एक बोलता है कि इसके साथ में आप टाइम स्पेंड करो एंड ऑल, तो अच्छी नियत नहीं है इसकी। सो ये प्योर लेडी है सिलिया जो है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन जॉनसन्स फेमस कॉमेडी द अल्केमिस्ट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, इनकी जो कॉमेडी थी अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए। और फिर आप बताओगे कि इसका ईयर क्या है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि इसके अगर आपको कैरेक्टर्स थोड़े से आपको रिमेम्बर हो पा रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है 1598, 1601, 1610, 1620। सो अपना आंसर आप राइट जो है वो सोच लीजिए। 1 सेकेंड का समय लीजिए और अपना राइट आंसर जो है आप अपना करेक्ट कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए अपने दिमाग के अंदर में। ऑब्वियसली एल्केमिस्ट जो है बेन जॉनसन का वर्क है, और इसको लिखा गया है यस 1610 में, 1610 में, ठीक है। और इसको जो है अ, इन्होंने जब लिखा था एल्केमिस्ट, तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेट, ये भी एक सिटी कॉमेडी है बेसिकली। तो सबसे पहले तो ये एक सिटी कॉमेडी ही है। इसमें भी ग्रीड को, ये अपने सारे वर्क में ना सिटी कॉमेडी, ग्रीड, मतलब मैनकाइंड, उनकी जो गलतियां होती हैं छोटी छोटी, इस तरह की चीजों को ही वो यहाँ पर जो है एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। और इंसान की जो कमियां होती हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया जाता है। सो एल्केमिस्ट में ये आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो कैरेक्टर है बेसिकली वहां पर लवविच जो होता है, उसकी जो हवेली होती है, तो वो जो है वहां पर प्लेग फैल गया है, तो वो सिटी में चला जाता है। और उसके पीछे जो उसके सर्वेंट है वो कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, यू नो, इन डिस्गाइज दे आर फूलिंग द पीपल। और जब उसकी जो है चोरी पकड़ी जाती है तो सरवुड भी, सॉरी, लवविट जो है वापस आ जाता है, और फिर किस तरह से ये माफी मांग लेते हैं। तो इस तरह से इसकी पूरी स्टोरी है। इसके कैरेक्टर्स को आप एक काम करना, आप यहाँ पर कमेंट में आप इसको लिख सकते हो कि अल्केमिस्ट की स्टोरी क्या है फुली, ठीक है। विच ऑफ जॉनसन्स प्ले established his reputation as a dramatist, जॉनसन का जो प्ले है ड्रामेटिस्ट रेपुटेशन, उसकी एज ए ड्रामेटिस्ट उसकी रेपुटेशन को बरकरार रखने में जिसने बहुत ही हेल्प की, वो कौन सा वर्क था? सो ऑफ कोर्स हमने अभी पढ़ा है कि शेक्सपियर, वहां पर जहाँ पे शेक्सपियर आ गया, तो शेक्सपियर सिर्फ ना खुद के लिए फायदेमंद साबित हुआ बल्कि बेन जॉनसन के लिए भी। तो इसमें उन्होंने तो ये इसकी रेपुटेशन को बताने में बहुत उसमें हेल्प की थी, ठीक है। बेन जॉनसन्स प्ले ओ रेयर बेन जॉनसन इज इंस्क्राइब्ड ऑन हिज टॉम,
ये जो है उनके एपिथैप है। एपिथैप होता है जो किसी की कब्र के ऊपर लिखा हो। तो कौन किसने लिखा है ये ओरेयर बेन जॉनसन? सेंट पॉल कैथेड्रल, वेस्टमिंस्टर एबे, कैंटरबरी कैथेड्रल, सेल्सबरी कैथेड्रल। तो इन तो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कहाँ पर है इन, कहाँ पर है, कहाँ पर उनकी जो है टॉम जो है वो कहाँ पर है बेन जॉनसन की? शेक्सपियर की कहाँ पर है? ये थोड़े थोड़े आपको क्या किसने एपिटाइप कौन से किसके हैं ये आपका एक अलग से नोट होना चाहिए आपके पास में। आ, ये आपके पास में नोट्स जो हैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म, अगर कोई इंपॉर्टेंट जो ना वर्ड इन्वेंट किया है तो ये सब आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वेस्टमिंस्टर एबे जो है इसका राइट आंसर है। विच ऑफ दीज जॉनरास डिड बेन जॉनसन पर्टिकुलरली एक्सेल इन? बेन जॉनसन जो है किस जॉनरा में जो है सबसे ज्यादा इन्होंने एक्सेल किया था? ट्रेजेडी में, एपिक पोइट्री में, सटायरिकल कॉमेडी में, पेस्टोरल पोइट में। सो ही इज नॉट अ पेस्टोरल पोइट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ट्रेजेडी में इन्होंने एक्सेल नहीं किया था, इनकी ट्रेजेडीज इज नॉट एज एक्सेल्ड। और एपिक पोइट्री भी नहीं। तो सटायरिकल कॉमेडीज, ये वर्क तो लिखते थे कॉमेडी और सटायरिकल भी होते थे किसी न किसी बात के लिए। बैन जॉन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमर, ये आपको बहुत अच्छे से थ्योरी ऑफ ह्यूमर इसकी पता होनी चाहिए। उसमें कौन से चार जो है इन्होंने बातें करी हैं बेसिकली। आप उस तरह से आपके आपके नोट्स जो हैं बने होने चाहिए। सजेस्ट प्लेस शुड ऑलवेज बी कॉमिक, ये बात बोल रहे हैं वो। कैरेक्टर्स आर डोमिनेटेड बाय अ सिंगल ओवर राइडिंग पैशन और ट्रेट, क्या वो ये बात कर रहे हैं? प्ले मस्ट फॉलो एरिस्टोटल्स थ्री यूनिटी स्ट्रिक्टली, क्या ये बात उन्होंने कही है? पोइट्री इज सुपीरियर टू ड्रामा, क्या ये बात उन्होंने कही है? आपने अपना आंसर सोचना शुरू कर दिया होगा। यस। सो ये अपनी थ्योरी ऑफ ह्यूमर में बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डोमिनेटेड होते हैं बाय अ सिंगल पैशन और ट्रेट, उनकी एक क्वालिटी जो उनपे हावी होती है हमेशा। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी थ्योरी ऑफ ह्यूमर के ऊपर में। वो कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है ना वो डिपेंड करती है कि हम कितना बैलेंस कर पाते हैं अपने। एक तो उन्होंने बताया था ब्लड, ठीक है, और एक उन्होंने बताया था फ्लैगम, एक उन्होंने बताया था येलो बाइल, और एक इन्होंने बताया था ब्लैक बाइल। ठीक है, ये चार उन्होंने जो है बेसिकली जो है हमारे अंदर बताया कि फ्लूइड होते हैं। ये बेसिकली ये चार हमारे अंदर फ्लूइड होते हैं और जो इसको बैलेंस करता है वही जो है सही रहता है, वो ऐसे बोलते हैं। और कहते हैं कि अगर एक भी चीज इनमें से ज्यादा या कम हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। इस तरह से वो बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और इन्हीं जो है इसी जो फ्लूइड्स को जो ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो वर्क लिखा था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर या एवरी मैन इज आउट ऑफ हिज ह्यूमर, तो ये फ्लूइड्स पे ही बेस्ड इनके वर्क हैं। ठीक है, और ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है आप बेन जॉनसन की है। और ये कब आई थी ये थ्योरी जो आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख दी, 16 सेंचुरी में ये थ्योरी उन्होंने जो है लिखी। और उसमें मैंने आपको चार बता दिए। उनमें बैलेंस करने की बात कर रहे हैं वो, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के लिए इन सभी का सही होना जरूरी है। और ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्लेगम जो है वो कहता है कि काम, शांति। ठीक है, येलो बाइल जो बोलता है इल टेम्पर, इल टेम्पर, टेम्पर जो है इल है। ठीक है, ब्लैक बाइल जो है वो कहता है कि भाई बंदा तो बहुत ही दुखी बहुत ही सैड है। ब्लैंकली, स्पेलिंग यस यहाँ पर एन, ओके। और जो ब्लड है वो
होप का प्रतीक है, होप ऑफ सक्सेस। ठीक है, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म भी आप बोल सकते हो। तो ये जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और इसी नोट के साथ में मैं अपनी जो है सेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आपने जो हमने पीछे बहुत कुछ पढ़ा है, आपको वो रिवाइज हुआ होगा, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पर बहुत कुछ जो है बहुत से राइटर्स को कवर कर लिया है। आप चाहते हैं कि किसी राइटर को आप स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर आप कवर करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ पूरा एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल कमेंट में आप फ्रीली अपने जो है आप एक बता सकते हो मुझे कि आपको क्या चाहिए बेसिकली। क्योंकि मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। अगर मैं आपको कोई काम दे के जाऊं तो आप वो करेंगे, आप मुझे कुछ बता के जाएंगे तो उस पर वर्क करने की हम भी कोशिश पूरी पूरी करेंगे। तो इसी तरह से चैनल पर जो नए हैं वो ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपको कमेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, और आपको लाइक करना है वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, सो दैट कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सबको जो एक्सेस है वो मिल सके। बिकॉज यहाँ पर फ्री तो सब कुछ है, लेकिन आपको एक्सेस फ्रीली नहीं सब कुछ मिलता है, आपको बहुत से पैसे पे करने पड़ते हैं। एज ए स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड दैट you are unable to pay such amounts to the institutes or academies, so आप इसको ज्वाइन करिए बेसिकली। लेकिन बिकॉज मुझे ऐसा लगता भी है कि आपको जो है फ्री ऑफ कोई भी चीज देखिए बेसिकली हो फ्री की उतनी कदर नहीं होती है। लेकिन जो भी बच्चे इसकी कदर करते हैं फ्री, अगर आप चाहते हैं कि फ्री में ही आपको कंटेंट मिले बिल्कुल, तो आप यहाँ पर इस चैनल को ज्वाइन लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड पढ़ते रहिए, और अपना जो भी आपका अगर सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।